हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एमसीक्यूज ऑन मिल्टन। इससे पहले मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, एक्चुअली मुझे खुद भी पता है कि मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। तो जिन्हें नहीं पता वो इससे पहले का देख लें कि मैंने इसमें मिल्टन के बारे में फास्ट फैक्ट्स अबाउट मिल्टन बताए थे। आज मैं अभी ये पूरा मिल्टन के क्वेश्चंस कराऊंगी। लगभग 100 क्वेश्चंस कराने का मैंने सोचा है कि 100 क्वेश्चंस मैं मिल्टन के करवाऊंगी, तो वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और ये HPSC इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव बैच है। 3 सीट रह गई हैं केवल, और नहीं है, तो इसके बारे में पब्लिसाइज भी करके क्या करूं। 3 सीटें 4 लोगों का उसमें आया हुआ है मेरे पास कि उन्होंने जो है उन्होंने मुझे भेज रखा है कि ये हम एलिजिबल है एडमिशन के लिए या नहीं। और उसके अलावा मैं एक वीडियो कल जो है अपलोड भी करूँगी, हाउ टू राइट प्रेसी, जो उन लोगों को हेल्प करेगा जो अपने आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो 3 ही सीट्स हैं अब। और हाँ, लेकिन जो बाकी के बैचेस हैं उनमें जैसे UPTGT का बैच है, ये वीडियो बैच है। UPTGT का भी है, UPTGT PGT कॉम्बो भी है। नोट्स आपके घर पर आएंगे। और आप लोग को अब तैयारी अगर अभी तक भी आपने नहीं करी है तो आप कर लीजिए तैयारी। अभी आपके पास 3 महीने के करीब हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, हमारा प्रैक्टिस बैच है, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा HPSC का स्क्रीनिंग का बैच है हमारा, तो वो भी आप स्टोर पे देख सकते हैं। और BPSC का बैच है। BPSC भी अभी देखिए, BPSC का हमारा बैच चल रहा है। और जो लोग ये सोचे कि भाई हम जो है जब वैकेंसी आएगी तब, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए उसको कवर कर पाना। और इसके अलावा ये DSSB का भी वीडियो बैच है। BPSC लाइव है, DSSB का भी अब वीडियो बैच हो गया, कोर्स कंप्लीट हो चुका, वीडियो बैच है। और बीच बीच में मैं छुटर पुटर कभी कभी चली जाती हूँ, लेकिन हाँ, इसमें नहीं, ये वीडियो बैच है हमारा, कोर्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं अब स्टूडेंट्स का। तो इसमें भी नोट्स आपके घर पर आएंगे, DSSB की भी तैयारी करने में जो लोग इंटरेस्टेड हों। तो आप लोगों को करना क्या है कि आपको सबसे पहले इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करा हुआ है, करना है प्ले स्टोर से। जिन्होंने डाउनलोड करा हुआ है स्टोर पे जाइए, जो आपको आपके हिसाब का बैच दिखे वो देखिए, खोल के देखना। ऐप डाउनलोड करना, ये GGGFFF नाम से ऐप डाउनलोड ना करें। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल भी आपकी प्राइवेसी को भंग नहीं करते हैं। हम आपको कॉल नहीं करते हैं। आप नाम गलत भी डालोगे, नंबर तो सही डाल रहे हो ना, तो करने वाला तो नंबर से देखता है। ट्रू कॉलर पे सबके नाम आ जाते हैं। तो आप लोग अगर गलत नाम डाल भी रहे हो तो मत डालो। आप ऐप देखो, आपको अपने काम की चीज़ लगे देखो, नहीं अच्छा लगे डिलीट मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वी आर नॉट गोइंग टू कॉल यू, हम कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जिसको ज़रूरत होगी वो खुद हमें कॉल करेगा। और अगर जिसको ज़रूरत नहीं है हम 36 कॉल भी उसको कर लेंगे तो उसे नहीं करना बाय तो नहीं करना। खैर, अब मैं आप लोगों को मिल्टन के ऊपर MCQs हैं। आज देखिए मैं कितने क्वेश्चंस करा पाती हूँ। वैसे मैंने 100 क्वेश्चंस जो है वो सोचा है कि मैं 100 क्वेश्चंस जो है इसमें आप लोगों को करवाऊंगी। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोग देखिए यहाँ से, Which of the following is an attack on the political corruption of the clergy in the English church and a plea for democracy in the structure of the church? आप देखिए, मिल्टन जो है उनकी एज को प्यूरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। ये प्यूरिटन कौन थे? दे वांटेड टू हैव रिफॉर्म इन चर्च। वो चाहते थे कि, उनका ये मानना था, दे वर फ्री फ्रॉम, दे यूज टू थिंक दैट दे आर फ्री फ्रॉम एवरी सॉर्ट ऑफ वाइसेस। और उनका ये मानना था कि चर्च में स्क्रिप्चर्स पे ध्यान दिया जाना चाहिए, पोप की बात पर नहीं। एंड द whatever be the practices in the churches, that should be free from corruption. तो ये प्यूरिटन्स जो हैं, दे वांटेड टू हैव अ रिफॉर्मेशन इन चर्च। तो इनमें से कौन सा जो है पॉलिटिकल जो क्लर्जी चर्च में पॉलिटिकल करप्शन, तो ये मिल्टन का कौन सा वर्क है जो पॉलिटिकल करप्शन चर्च के अगेंस्ट लिखा गया है? दैट इज ऑफ रिफॉर्मेशन
ऑफ रेनेसांस, ऑफ ह्यूमनिज्म, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है दैट्स ए, रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन एक मूवमेंट भी था, जो आपको अगर पता हो कि रिफॉर्मेशन वॉज अ मूवमेंट दैट वॉज स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर, एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू कन्वे दैट the message that whatever practices of ongoing in the churches that are detrimental to general public, and he pleaded with the public that the priests are selling uh, apologies and all that, and there are so many corrupt practices or that should be avoided in the churches. The Reformation movement was started by Martin Luther in Germany, और रिफॉर्मेशन का पर्पस यही था कि टू क्लीन द चर्चेस फ्रॉम दोज करप्ट प्रैक्टिसेस। अब ये इसका आंसर है ऑफ रिफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिटरेरी पीस shows the superiority of the Presbyterian system of church government, of prelatical improvement, of prelatical episcopacy, सैमसन एगनिस्टिस या नन ऑफ दी। इनमें से कौन सा लिटरेरी पीस है जो प्रेस्बाइटेरियन सिस्टम को भी कहता है कि चर्च गवर्नमेंट से ऊपर है, और मिल्टन का इनमें से कौन सा जो है वो ऐसा जो प्रोज वर्क है, एंड दैट इज ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी। एपिस्कोपेसी का मतलब होता है रिलेटेड टू चर्च मैटर्स, तो दैट इज ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी। प्रेस्बाइटेरियन जो धर्म था लगभग प्रोटेस्टेंट धर्म से मिलता जुलता था। जेम्स फर्स्ट जो है वो प्रेस्बाइटेरियन धर्म को ही मानते थे, और मिल्टन भी प्रेस्बाइटेरियन धर्म से प्रभावित थे क्योंकि उनके जो ट्यूटर थे वो प्रेस्बाइटेरियन थे, एंड मिल्टन जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर द ओरिजिनल मेन एंड वुमेन, नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स। If they were not set apart from ordinary humanity, they would not be Adam and Eve. Who said about Adam and Eve? Adam and Eve जो कैरेक्टर है आप सभी ने पढ़ रखा होगा पैराडाइज लॉस्ट में। हालांकि ये बाइबल को उन्होंने बाइबल में से ये कैरेक्टर्स लिए हैं, लेकिन ये किसने जो एडम एंड ईव के बारे में कहा है? दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन, नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स, कि वो प्रोटोटाइप्स, उनके बाद और चीज़ें आई हैं और मैन एंड वुमेन आए हैं। अगर उनको ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी से अलग नहीं किया जाता तो वो एडम और ईव नहीं होते। ये किसने कहा है? दैट इज अ कमेंट बाय टी.एस. इलियट। ये कमेंट है टी.एस. इलियट का। दिस इज अ कमेंट बाय टी.एस. इलियट। Milton's Puritanism is revealed in the thundering condemnation of St. Peter against the corrupt clergymen of his times. This reference is in. अगर आप लोगों ने मिल्टन के वर्क को अच्छे से पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मिल्टन का एक वर्क है जिसका नाम है लिसिडस। मिल्टन्स प्यूरिटनिज्म इज रिवील्ड इन द थंडरिंग कंडेमनेशन। लिसिडस वैसे तो एक एलिजी है, एक पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, लेकिन इसमें मिल्टन ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री भी दी है। इसके अलावा इसमें उन्होंने बिब्लिकल रेफरेंसेस भी दिए हैं। तो ये जो उनकी पोएम है दैट इज जो लिखी गई थी 37 में, और इसमें उन्होंने ये बताया है कि इसमें ही टॉक्स ऑफ फेथ, रिसरेक्शन एंड रिडेम्पशन। फेथ, रिसरेक्शन एंड रिडेम्पशन, और इसी में उन्होंने इस पोयम में ही उन्होंने जो है सेंट पीटर जो है वो निंदा करते हैं करप्ट क्लर्जीमैन की, ये बताया है। एंड द आंसर इज बी, दैट इज लिसिडस। आगे बोल चढ़ते हैं, दैट इज लिसिडस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, पैराडाइज लॉस्ट बुक 9। देखिए, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, शैले, ये तो सबको पता है पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है। बेसिकली आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, ये जो कोट है ये बुक 9 में से लिया गया है। और अकेलापन कभी कभी सबसे बढ़िया जो है वो सोसाइटी होता है, दैट इज़ बाय मिल्टन। और ये एक तरीके से पैराडॉक्स भी है कि अकेलापन कभी कभी पूरी सोसाइटी होता है। दैट इज़ यू वांट टू लिव अलोन, यू डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन। तो ये जो है किसने लिखा है? मिल्टन ने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। देखिए मिल्टन का जो समय था उसमें 3 तरीके के पोएट्स थे। मिल्टन के समय में देखिए ऐसे समझिए कि मिल्टन के समय में कौन कौन से पोएट्स थे। मैं यहाँ से हट जाती हूँ आप लोग जिससे देख सकें। मिल्टन की एज ऑफ मिल्टन में 3 काइंड्स के पोएट थे। क्यों थे? उससे ठीक पहले एलिजाबेथन एज थी। तो एलिजाबेथन एज के को मानने वाले और जो एलिजाबेथन एज के राइटर को फॉलो करने वाले यानी कि स्पेंसर को फॉलो करने वाले एक वर्ग था, वो थे जो है स्पेंसेरियंस। फिर जो एलिजाबेथन पोइट्री से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, उसके आर्टिफिशियलिटी से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, जिन्होंने कभी कोई चीज़ इमिटेट नहीं करी और अपने विट को दिखाना, अपनी पेडेंट्री को दिखाना, जिनका मेन एम था मेटाफिजिकल पोएट्स थे। और तीसरे वो थे जो चार्ल्स फर्स्ट को मानते थे और वो फ्रिवलस और जो है एक फन एंड मेरीमेंट की पोएम्स लिखा करते थे, जो कैवेलियर्स थे। तो 3 तरीके के पोएट्स थे, स्पेंसेरियंस, मेटाफिजिकल एंड कैवेलियर्स। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें वो जो दिया गया है मेटाफिजिकल, और इसमें रिलीजियस, हीरोइक, प्यूरिटन, मेटाफिजिकल, कैवेलियर, प्यूरिटन, मेटाफिजिकल, रोमांटिक, कैवेलियर। तो बेसिकली इसमें यहाँ पर होना ये चाहिए था कि स्पेंसेरियन, मेटाफिजिकल एंड कैवेलियर। तो होना तो इसमें ये चाहिए था मगर उसमें दे नहीं रखा है। 3 तरीके के थे, स्पेंसेरियन, मेटाफिजिकल एंड इसमें वो दे रखा है, तो इसमें प्यूरिटन दे रखा है, लेकिन इसमें आंसर इसका मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड स्पेंसेरियन होना चाहिए। प्यूरिटन्स भी थे ही। देखिए एक ये क्वेश्चन है, एमारलिस इज अ शेफर्डेस mentioned in ancient pastoral poetry, notably in Virgil's eclogues, while Naira is a nymph who appears in Virgil's eclogues. Milton used these two, मतलब मिल्टन ने ये 2 नाम है, एमारलिस एंड नायरा, ये 2 नाम जो हैं उन्होंने किस में लिए हैं? पैराडाइज लॉस्ट, कॉमस, पैराडाइज रीगेन्ड, या जो है ये लिसिडस। तो मिल्टन ने बहुत सारे, चूंकि अब आप वर्जिल का नाम सुन रहे हैं तो जिन्होंने पेस्टोरल एक्लॉग्स वगैरह लिखे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए मिल्टन ने पेस्टोरल एलिजी जो लिखी है वो है लिसिडस। तो आंसर इज डी, लिसिडस। ड्राइडेंस द स्टेट ऑफ इनोसेंस इज द ड्रामेटाइजेशन ऑफ। मिल्टन ने बहुत लंबे समय तक एक ड्रामा पे काम किया, एडम ऑन पैराडाइज, फिर उसके बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। पैराडाइज लॉस्ट पे उन्होंने अपने समय, मतलब अपने लास्ट ईयर्स ऑफ अपनी ओल्ड एज में लिखा, जब वो बहुत हर तरीके से टूटे हुए थे। पैराडाइज लॉस्ट के अधिकार भी बहुत कम पैसों में बिके थे और पैराडाइज लॉस्ट ने लेकिन उनको इतिहास में अमर कर दिया। ड्राइडन ने स्टेट ऑफ इनोसेंस, क्योंकि वो फॉल ऑफ मैन दिखाया है, स्टेट ऑफ इनोसेंस ड्रामेटाइजेशन है किसका? पैराडाइज लॉस्ट का। इट इज द ड्रामेटाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। Our language sunk under him. This remark is of Edison. ये रिमार्क एडिसन ने मिल्टन के बारे में किया है। बेसिकली याद आपको ये रखना है कि हमारी भाषा उनकी भाषा के नीचे दब गई है। ये किसने कहा है? एडिसन ने, अबाउट मिल्टन। मिल्टन वॉज इन अ लाइवली कॉन्ट्रोवर्सी विद बिशप हॉल ओवर। मिल्टन जो है जब ब्रिटेन में सिविल वॉर जब छिड़ा तो उन्होंने सबसे पहले पोइट्री लिखना छोड़ा और उन्होंने प्रोज की तरफ अपना जो है शिफ्ट कर लिया अपने आप। तो उनके जो मानना था वो ये था कि जो ये सिविल वॉर हुआ भी है इसका एक रीज़न ये है कि जो प्यूरिटन्स हैं उनको उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे, विलियम लॉर्ड को आर्क बिशप बना दिया गया। तो उनका पूरा क्लियर कट ये था कि चर्च में पूरी तरीके से प्योरिटी होना चाहिए। बिशप हॉल के साथ उनका जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो एपिस्कोपेसी पे, यानी कि रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर्स। तो आंसर इज सी, एपिस्कोपेसी। Milton published his little treatise of education in the form of a letter. मिल्टन ने एक treatise लिखी थी of education और उसमें उन्होंने ये बताया था कि स्कूल एजुकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए। Actually, he did not mention anywhere in that treatise कि what type of education should a university provide. क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि उनका मानना था कि यूनिवर्सिटी में तो एजुकेशन कुछ खास मिलती ही नहीं है, जो बेस बनाया जाना चाहिए वो स्कूल एजुकेशन का बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये ट्रिटाइज जो लिखा था, ये लेटर लिखा था सैमुअल हार्टलिब को।
द आंसर इज ए, सैमुअल हार्टले। मिल्टन्स थर्ड वाइफ वॉज एलिजाबेथ मिंशुल। मिल्टन ने अपनी जीवन काल में 3 शादियां करी। फर्स्ट जो शादी थी उनकी वो तो बिल्कुल प्रॉपर डिजास्टर था, और सेकंड वाइफ से वो अपनी बहुत प्यार करते थे, मगर वो शादी केवल 1.5 साल ही, उसके बाद चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी वाइफ की डेथ हो गई। तीसरी शादी मिल्टन ने इसलिए करी, ओल्ड एज में करी, रीज़न ये था कि उनकी बेटियों के साथ उनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और अपने रोजमर्रा के काम के लिए, एक हेल्प के लिए उन्होंने शादी जो है करी। दिस वुमेन वॉज फार यंगर टू मिल्टन, मगर उन्होंने जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने आखिरी समय में अपने आप को दुर्गति से बचाने के लिए करी थी, एलिजाबेथ मिंशुल। और उनको चुना था उनके लिए उनके एक फ्रेंड थे, मिल्टन्स फ्रेंड डॉक्टर पेजे। डॉक्टर पेजे ने उनको चुना था, और जबकि इनके एलिजाबेथ मिंशुल के प्रति भी मिल्टन की बेटियों का जो नज़रिया था कोई खास अच्छा नहीं था। Lycidas is a pastoral elegy. It dwells on fears of premature death, unfulfilled ambition, waste dedication, all the above. Lycidas जो पोयम है एक पेस्टोरल एलिजी है, एडवर्ड किंग की लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग बहुत करप्ट हैं वो तो लंबे समय तक जीते हैं, मगर एडवर्ड किंग जो बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर सकता था, उसको जो है वो इतनी जल्दी चला गया, ये प्रीमेच्योर डेथ है। इसमें उन्होंने बताया ही कुड हैव बीन मिनिस्टर और अ पोप और वट एवर ही बी, बट वो नहीं बन पाया। और वेस्ट डेडिकेशन, उसमें बताया कि जो एक टैलेंट था वो वेस्ट हो गया। तो एवरीथिंग इज इन लिसिडस। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Which was the last work that Milton saw before his total darkness? अपने 1652 में अपने टोटल ब्लाइंड होने से पहले उन्होंने कौन सा देखा है? तो दैट इज डिफेंशियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो। द आंसर इज डी, डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल, डिफेंशियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो। Milton's Horton poems are joyous. They are almost Chaucerian, almost Elizabethan, almost Caroline, none of these. मिल्टन ने जब होटन पीरियड में लिखे हैं, अलीग्रो, पेंसिलसो, कॉमर्स और आर्केड्स, ये सारे ना एलिजाबेथन फर्वर में लिखा है। द आंसर इज बी, ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर, ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हु बिगेन हिज सोनेट लंडन 1802 विद मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन को बहुत ज़्यादा जो एडमायर करते थे और जिन्होंने लंदन 1802 लिखा है, आप सभी को पता है इसका आंसर। द आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ, ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial, flown with insolence and wine? मिल्टन का मानना था कि जो चार्ल्स फर्स्ट के दरबार के राइटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, और यही चीज़ उन्होंने इसमें बताया। वैसे इसमें आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, इसमें आपको डी भी मिल सकता है, इसमें आपको बी भी मिल सकता है। जैसे सैमसन एगनिस्टिस के बारे में 2 आंसर्स हैं कि द स्टोरी ऑफ सैमसन इज एकिन टू मिल्टन्स लाइफ स्टोरी, एंड टू द पर्पज ऑफ सैमसन एगनिस्टिस इज टू ब्रिंग द डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज। सेम इसमें भी ऐसा ही है, इसमें कोर्ट राइटर्स के लिए भी कहा जा सकता है और ऑल ऑफ द अबव भी कहा जा सकता है। फिलहाल मैं जो है इसमें द कोर्ट राइटर्स कहती हूँ। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हाउ सून हैथ टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग्स माई 320th ईयर। तो ये लाइन जो है मिल्टन का सोनेट है ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23। द आंसर इज ए। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, that is, fame is the spur that the clear spirit doth raise to scorn delights and live laborious days। देखिए, इसके स्पर जो होता है वो एक ऐसा प्रेरक होता है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो फेम जो होता है वो एक ऐसा प्रेरक है जिसकी वजह से इंसान और ऊपर जो है वो उठता है, और वो लिव लेबोरियस डेज, यानी कि वो बहुत मेहनत करता है। तो ये लाइन जो है वो आपको देखने को मिलती है लिसिडस में। द आंसर इज बी, दैट इज लिसिडस। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट,
no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair. Samson Agonistes, Lycidas, Commerce, Paradise Regained. Nothing is here for take, मतलब all passion spent, कि अब कुछ नहीं बचा है रोने के लिए, कुछ nothing is here for tears, अब कुछ नहीं बचा है रोने के लिए, अब कुछ नहीं बचा है छाती पीटने के लिए. और नो वीकनेस, कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी कमजोरी दिखाने की. नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेस, नथिंग बट वेल एंड फेयर. एंड द आंसर इज सैमसन एगनिस्टिस. सैमसन एगनिस्टिस जो कि मिल्टन का क्लोजेट ड्रामा है. हालांकि मिल्टन ने इसको जो है वो पोएम कहा है, लेकिन इसे ये है एक ग्रीक ट्रेजेडी है. ग्रीक ट्रेजेडी के फॉर्मेट में लिखा गया है. इट हैज़ अ बिगनिंग, इट हैज़ एन एंड, बट इट डजंट हैव अ मिडल. For books are not absolutely dead things, but do contain a potency of life in them, to be as active as that soul was whose progeny they are. अब आप ये देखिए, मिल्टन ने एक बहुत ही ज़्यादा जो है एक ये कहा है कि वट एवर अ राइटर वॉन्ट्स टू राइट दैट शुड बी पब्लिश्ड. उसमें उन्होंने एक बहुत ही वेमेंट अपील करी है. तो उन्होंने कहा है कि बुक्स जो होते हैं ना वो कोई मृत चीज़ नहीं है, वो जीवित हैं, और जब वो जीवित हैं तो उन्हें उसी प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए. तो ये वेमेंट अपील उन्होंने किस में करी है? दैट इज एरियोपेजिटिका. डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, एंड सो रेप्यूटेड इन सच पॉम्प. तो एंड सो स्पेकल्ड इन सच पॉम्प डॉस लाई दैट किंग्स फॉर सच अ. ये लाइन जो है ना, ये विलियम शेक्सपियर का जब 1632 का फोलियो एडिशन आया था तो उसमें मिल्टन की ये पोएम एनोनिमसली पब्लिश हुई थी, एंड दैट इज ऑन शेक्सपियर. और इसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर को श्रद्धांजलि दी है. द आंसर इज ऑन शेक्सपियर. ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाय एनी आउटवर्ड टच एज द सन बीम. दीज देखिए, मिल्टन जो है, एरियोपेजिटिका, लिसिडस, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स ऑन शेक्सपियर. मिल्टन जो है उन्होंने डिवोर्स ट्रैक्ट्स लिखे थे, उनको पब्लिश नहीं होने दिया गया था, मगर ये कहा गया था, उनके ऊपर एक टैग लग गया था, मिल्टन द डिवोर्सर. तो हालांकि उन्होंने बड़ी लॉजिकली अपनी बात को रखा था. तो इसमें उन्होंने कहा था कि ट्रूथ इज एज पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाय एनी, कि सत्य को आप जो है कलुषित नहीं कर सकते, जैसे कि आप सनबीम को छूकर नहीं जो है उसको पकड़ नहीं सकते, सत्य को कलुषित नहीं किया जा सकता. तो ये किसमें लिखा है? द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स. द आंसर इज सी. None can love freedom heartily but good men. The rest love not freedom but license. No men who knows aught can be so stupid that to deny that all men naturally were born free. तो ये none can love freedom heartily, उन्होंने ये कहा है कि एक जब चार्ल्स फर्स्ट को एक किताब मिल्टन ने लिखी थी, एंड दैट इज द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स. ये चार्ल्स फर्स्ट के ट्रायल के दौरान लिखी गई थी, लेकिन पब्लिश हुई थी उनकी मृत्यु के बाद. तो उसमें उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट की इमेज को तोड़ा था और ये कहा था कि अच्छे लोगों को फ्रीडम चाहिए, जबकि जो लोग लाइसेंशियस है उन्हें तो कुछ भी करने का लाइसेंस चाहिए. तो ये लाइन जो है वो किस में से ली गई है? टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स. He that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy bright day. These lines are taken from Areopagitica, Lycidas, to the Lord General Cromwell या Commerce. तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये he that has light within his own clear, और जहाँ पर भी इस तरीके का वो लगता है तो he that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy bright day. ये किसमें है? That is in Commerce, जो कि उनका एक मास्क है. That is masks. The answer is D. ये तो हो ही गया था, इसको छोड़ते हैं. The mind is its own place and itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. ये बहुत ही अच्छी लाइन है. और किसकी लाइन है? आप लोग कई बार इसे पढ़ चुके हैं. द आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट. कि दिमाग अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि चाहे तो नर्क में भी स्वर्ग ढूंढ ले और चाहे तो स्वर्ग में भी नर्क. द आंसर इज बी, पैराडाइज लॉस्ट. All is not lost. The unconquerable will and study of revenge, immortal hate,
एंड द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट की है, सैटर्न की लाइंस हैं कि सब कुछ नहीं हारे हैं, अभी हमारे पास क्या है कि हमें कोई हरा नहीं सकता, वो हमारे पास हिम्मत है, इमोर्टल हेट है, नफरत है, और वो करेज है कि हारेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। For liberty hath a sharp and double edge, fit only to be handled by just and virtuous men, that good men may enjoy the freedom which they merit and the bad। अब इसको देख के लग सकता है कि ये लाइंस जो हैं शायद टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट की हैं, तो ये लाइन है तो जॉन मिल्टन की, मगर टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट की नहीं है, ये लाइंस हैं द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो कि जॉन मिल्टन का एक अधूरा वर्क है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन की लाइन्स है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट हैज इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क्स बाय वेल नोन पेंटर who executed a set of 10 color engravings in 1974। पैराडाइज लॉस्ट से देखिए, पैराडाइज लॉस्ट की वाटर कलर पेंटिंग तो जो है वो ब्लेक ने भी बनाई थी, लेकिन 1974 में सल्वाडोर डेली ने बनाई है, दैट इज सल्वाडोर डेली। द आंसर इज ए। सो हियर आई रेस्ट। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, और 100 क्वेश्चंस कराने का मैंने सोचा है, तो 100 क्वेश्चंस इसमें मैं कराऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।